आज के क्लास में हम देखने वाले हैं वर्गीकरण से पहले के जो नियम थे, ठीक है जी, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कौन कौन से नियम दिए हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो आवर्त सारणी है उसके वर्गीकरण की स्टार्टिंग यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें दिमाग लगाया। यदि बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहला जो था वो दिमाग लगाया था लेवोशियर ने। किसने लगाया था भाई मेरे? लेवोशियर ने। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यदि अच्छे तरीके से आवर्त सारणी को समझना है, आधुनिक आवर्त सारणी को समझना है, तो ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। यानी कि इन सभी की नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो बात करें यदि हम, तो सबसे पहला जो नियम था वो किसने दिया था? लेवोशियर ने। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। लेवोशियर ने सबसे पहला नियम दिया था, लेविशियर्स लॉ क्या एक रूल हुआ ये तो, ठीक है। लेवोशियर्स की बात करें तो उन्होंने क्या बताया, यदि इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, इसको रूल कर लो, ठीक है। लॉ तो वो होते हैं जो कभी मिटते नहीं है, लेकिन ये तो मिट गया था, रूल कर लो इसको, ठीक है। लेवोशियर्स लॉ। अब चलिए, अब यदि मैं बात करता हूँ लेवोशियर्स रूल, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनकी, तो इन्होंने क्या यहाँ पे नियम दिया है? इन्होंने नियम दिया है कि जितने भी तत्व हैं उनको दो सेक्शन में डिवाइड कर दो, दो भागों में डिवाइड कर दो। पहला तो क्या? धातु, और दूसरा क्या? अधातु। क्या बोला इन्होंने? पहला तो क्या भाई मेरे? धातु, और दूसरा क्या? अधातु। यानी कि दो सेक्शन में डिवाइड कर दो, एक तो हो जाएगा धातु और एक क्या हो जाएगा? अधातु। अच्छा, अब धातु किसे बोला गया और अधातु किसे बोला गया, इस चीज को ध्यान से देखना। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे धातु की, तो धातु की यदि बात करें तो धातु क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का दान करे, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के दान की बात करें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इसमें। सोडियम की बात करें, सोडियम की यदि बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आता है भाई मेरे? 11। तो देखेंगे 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉन को इसी प्रकार से भरा जाएगा, कक्षा 10वीं 9वीं में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बाहर के यदि कक्षक में मुझे अष्टक पूर्ण करना है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, और जो Na है वो क्या करेगा? यहाँ पे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान कर देगा, और इसके ऊपर आवेश क्या आ जाएगा? यहाँ पे धनावेश आ जाएगा। अच्छा जी, तो सर क्या इसके यही एग्जाम्पल है क्या? और भी एग्जाम्पल देख लो। यदि धातु की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फेरस हो गया, जिंक हो गया, ठीक है जी, मैग्नीशियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी। यदि हम बात करें कॉपर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अब अधातु की यदि बात करते हैं तो अधातु क्या थे? ध्यान दीजिएगा, अधातु क्या था? क्लोरीन हो गया। अच्छा, क्लोरीन की बात करें तो, अच्छा सबसे पहले अधातु को देखो, अधातु क्या था? ये धातु क्या था? इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था। अच्छा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा, यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अच्छा, क्लोरीन की यदि हम बात करें तो क्लोरीन को यदि देखा जाए तो क्लोरीन को कैसे लिखेंगे? 2, 8, 7। यानी कि बात करें तो ये क्या होगा भाई मेरे? ये अधातु होगा। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल देख लो, अधातु के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। यदि बात करें यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा जी, यानी कि जो इन्होंने लो दिया था ना वो तो ठीक ठाक बैठ रहा था, यानी कि धातु को अलग कर दो और अधातुओं को अलग कर दो, और बात भी बिल्कुल सही है, धातु अलग हो जाएंगी, अधातु अलग हो जाएंगी, थोड़ा सा पढ़ना आसान रहेगा। लेकिन यदि बात करें जैसे ही आगे तत्वों की खोज हुई तो वहाँ पे देखा गया कि इन्होंने जो इनकी जो टेबल थी, या फिर बोल सकते हैं इनके जो केबिन्स थे, ठीक है, जो अलग अलग केबिन इन्होंने बना रखे धातु के अधातु के, वहाँ पे सिर्फ धातु और अधातु को रखा गया है। बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि उपधातु, किसकी बात कर रहे हैं? उपधातु की बात कर रहे हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। उनको कहाँ पे रखेंगे? दूसरी बात, रेडियो एक्टिव की बात करें
तो रेडियो एक्टिव तत्वों को कहाँ पे रखेंगे, यानी कि जो ये दोनों चीज़ें थी वो क्या बन गई, इसकी कमियां बन गई। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या हो गई, यहाँ पे इसकी कमियां हो गई, लेवोशियर्स रूल की ये कमियां हो गई। रूल बढ़िया चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही उपधातु और रेडियो एक्टिव ने कदम रखा वहीं पे इस रूल का समापन हो गया, यानी कि उसके बाद में इस रूल को अमान्य कर दिया गया। ठीक है जी, तो आपके सामने पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है, इसको आप छाप लीजिए। आपको मैंने यहाँ पे प्रॉपर नोट्स इसलिए नहीं लिखवाए इसके, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। ये सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए कि आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बनी कैसे है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो जो आपके जो सिलेबस में वैसे तो डायबेराइनर का त्रिक नियम से हैं, लेकिन उसके पहले भी एक दो जो रूल हैं वो थोड़े से जान लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप आगे आने वाले टाइम पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो स्क्रीनशॉट तो अभी तक ले लिया होगा। ठीक है, चले बढ़े आगे। आओ भाई, अब यदि हम बात करते हैं आगे, तो ये तो क्या था पहला रूल। अच्छा, दूसरा रूल देखो भाई, दूसरा रूल दिया किसने, प्राउट ने। दूसरा रूल था क्या, प्राउट ने दिया था। ये आपकी बुक में नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए प्राउट का नियम, कि इन्होंने कौन कौन से नियम दे दिए। ठीक है, जिनमें से आधे नियम तो ऐसे थे जो बिल्कुल तुक्के मार के दिए हुए हैं, बकवास से नियम। ठीक है, उनमें से ये एक नियम है, वो क्या है देखना ध्यान से। इन्होंने एक यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, कौन सा। सबसे पहली बात तो इन्होंने बताई कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व प्रकृति में विद्यमान हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए रहते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने हुए रहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए रहेंगे, यानी कि जितने भी तत्व हम देख रहे हैं प्रकृति में, सभी के सभी किससे मिलके बने रहेंगे, हाइड्रोजन से मिलके बने रहेंगे। उसके बाद में इन्होंने एक बहुत ही अजीब सा यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया, कौन सा, कि तत्व का भार, तत्व का भार बराबर n गुणा हाइड्रोजन का भार। ठीक है जी, यानी कि एक बहुत ही अजीब सा नियम इन्होंने दिया। ठीक है, कभी कभी तो ये नियम फिट बैठ जाता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं तो ये फिट नहीं बैठता है। अब आप मुझे बताओ एक बात, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार की हम बात करें तो कितना होगा भाई मेरे, तो आप बोलेंगे सबको पता है दुनिया को कि एक होता है। अच्छा, एक होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, यदि मैं किसी तत्व का यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ भाई मेरे, क्या निकालना चाहता हूँ भाई मेरे, यहाँ पे भार निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n से क्या करूँगा, हाइड्रोजन के भार को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो यहाँ पे n रहेगा ना, वो क्या रहेगा, 1 2 3 4। कहने का मतलब है n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू इंटीजर होगी, यानी कि पूर्णांक होगी। अच्छा जी, आगे देखना। अब ये वाला जो नियम है ना, उसको बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे अमान्य कर दिया। लेकिन क्यों किया, कैसे देखना। क्लोरीन के बारे में आप जानते ही हैं, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। ठीक है, क्या यही होता है क्या, 35.5। अरे हाँ, पक्की बात है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे भार निकालना चाहता हूँ, और हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और मुझे यहाँ पे कितना लेके आना है, 35.5 लेके आना है। ठीक है, तो आप n की वैल्यू कितनी रखोगे, तो आप बोलेंगे सर आप कितनी भी यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, ठीक है, कभी भी 35.5 आएगा ही नहीं। n की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, n की वैल्यू 35 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। या फिर आपका मन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रख सकते हो, यहाँ पे 36 रख सकते हो, तो ये 35.5 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, n की वैल्यू 35.5 रख दो। ऐसे कैसे रख दें, क्यों, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि जो n की वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए 1 से। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे 1 के बाद में जितने भी इंटीजर्स हैं वो यहाँ पे n की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इस वाली जगह पे आकर के ये नियम फेल हो गया। उसके बाद देखा गया कि स्ट्रोंशियम की यदि हम बात करें तो स्ट्रोंशियम भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बोल दिया कि ये नियम यहाँ पे अमान्य है, बहुत ही बेकार सा नियम है। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे प्राउट का नियम। अब उसके बाद में जो आपकी क्लास, जो आपके सिलेबस में है, वो आता है क्या, डायबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो उसको देखते हैं। उसके पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे।
हाँ भाई, अब बढ़ते हैं आगे, कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं जहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला जो नियम है वो कौन सा रहेगा? डायबे-राइनर का त्रिक नियम। अच्छा जी, यदि डायबे-राइनर की त्रिक नियम की बात कही जाए तो डायबे-राइनर ने यहाँ पे क्या रूल दिया है, ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म रखने वाले, यानी कि ऐसे तत्व जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान हैं, उन्होंने क्या किया है, ऐसे तत्वों के 3-3 समूह बनाए हैं। क्या किया है इन्होंने? ऐसे तत्वों के 3-3 समूह बनाए हैं। अच्छा, अब उन तीनों समूह में जो यहाँ पे 3 तत्वों के समूह बनाए हैं, उनमें विशेषताएं क्या थी, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है जी, पहले बात तो देख लेते हैं, जो 3 तत्वों के जो समूह बनाए हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक समूह को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे त्रिक बोला जाता है, ट्राइड इसे कहा जाता है। जब तो बोला जाता है डायबे-राइनर का त्रिक नियम, यानी कि 3 बन गए तो 3 तत्व हैं। ठीक है, तो 3 है तो कितना क्या हो गया यहाँ पे? त्रिक बन गया एक, यानी एक त्रिक बना नहीं बना, पक्की बात है। लेकिन 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 इन्होंने कितने ऐसे त्रिक बनाए? ठीक है जी, कहाँ तक ये नियम चला? ये नियम सिर्फ और सिर्फ 9 तत्वों तक चला है। कहाँ तक चला है? 9 तत्वों तक। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सर 9 तत्व हैं और यहाँ पे 3 को मिलाकर के एक त्रिक बनता है। ठीक है, तो त्रिक कितने बने यहाँ पे? 3 त्रिक ही ये बना पाए। अब उन त्रिक में विशेषता क्या थी? ध्यान दीजिएगा, उन त्रिकों में विशेषता क्या थी? तो आपके सामने यहाँ पे एक सारणी नज़र आ रही होगी। तो इस सारणी में देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो ट्राइड कौन कौन से हमारे पास में। पहली हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, लिथियम की यदि बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। अच्छा, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है भाई मेरे? 39 होता है। अब इसमें विशेषता ये थी इनके त्रिकों में कि यदि मैं 39 और 7 को जोड़ देता हूँ, क्या बोला मैंने? 39 और 7 को जोड़ करके यदि मैं एवरेज ले लेता हूँ इसका, तो वो कितना आता है? तो आप देखेंगे 23 आया। और वो 23 क्या आएगा यहाँ पे भाई मेरे? सोडियम के मास के बराबर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये जो एवरेज है वो बीच में ही कैसे आ रहा है? पहले तो देखो, सबसे कम किसका था? लिथियम का, उससे ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा पोटेशियम का। कहानी समझ पा रहे हो? ठीक है, कहानी को थोड़ा सा समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? कि इन्होंने जो तत्व यहाँ पे रखे हैं ना, वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। क्लियर है? आगे देखो, क्लोरीन कितना है? 35.5। अच्छा, आयोडीन कितना है? 127। ब्रोमीन कितना है? 80। तो आप एक काम करो, इसको और इसको जोड़ो और उसका एवरेज ले लो, यानी कि 2 से भाग दे दो। कितना आ गया यहाँ पे? ये 81.25, जो कि अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग किसके बराबर है? ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर है। आगे देखेंगे, कैल्शियम कितना है भाई मेरे? 40। बेरियम का कितना है यहाँ पे? 137। अच्छा, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे दोनों को जोड़ा और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 88.5। क्या ये लगभग बराबर है क्या स्ट्रोंशियम के परमाणु भार के? तो आप बोलेंगे सर बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने त्रिक बन गए? 1, 2, 3 त्रिक ही ये बना पाए थे। उसके बाद में ये नियम फेल हो गया और त्रिक ये नहीं बना पाए, यानी कि ये नियम जो है वो किसी और में नहीं लगा, तभी तो ये नियम है, नहीं तो ये लॉ होता। ठीक है, आगे बात समझ में? बड़े आगे। तो ये क्या था भाई मेरे? डायबे-राइनर का त्रिक नियम। इसके पहले भी हमने देखे 2 छोटे छोटे नियम थे, जो किसने दिए थे? लेवोशियर ने, और किसने दिए थे? प्राउट ने दिए हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बट जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो क्या है? डायबे-राइनर का त्रिक नियम है। लेकिन उनको भी आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नियम के साथ में। ठीक है, तत्वों का जो वर्गीकरण है उसको आगे बढ़ाएंगे, नियमों के आधार पर ये पूरा चलेगा। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।